लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। बाधाएं है कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। हेलो नमस्कार साथियों, एसएससी उत्कर्ष पर आप सभी का स्वागत है। अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 1 में आपने इतना प्यार दिया तो मुझे लग गया है कि अर्जुन सीरीज में थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और पसीना बहाना पड़ेगा। अगर एग्जाम को उसकी औकात दिखानी है तो हमें डबल दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा पड़ोसी, तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार जो है दौर आने वाला है। बिल्कुल एसएससी आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे कोई भी एग्जाम दीजिए, अर्जुन सीरीज उस एग्जाम को भेजने में, जीके जीएस में आपके लिए रामबाण साबित होगी, ताबूत में अंतिम कील साबित होने वाली है। बिल्कुल मेरे साथ में अर्जित, अरुण, प्रीति, सुधांशु, बिल्कुल शिवांगी, अंशिका, ज्योति, आयुष, सभी का स्वागत है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपके हाथ में नोटबुक पेन होगा और आप जितनी मेहनत मैं करने को तैयार हूं उतनी ही मेहनत आप भी करने को तैयार होंगे उधर से, तब जाकर हम इस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 1 हो चुका है, आपने देख लिया होगा। आज एपिसोड नंबर 2 है। देखिए धीरे धीरे हम जो है सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको स्पोर्ट्स भी मिलने वाला है, आपको साइंस भी मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, आपको पॉलिटी भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, और वो सवाल जो एसएससी के द्वारा पूछे गए सवाल है उन्हीं के आधार पे नए सवाल बना के आपके सामने क्लास ले रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रहूंगा, देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। ना मेहनत रोकने वाला हूं, ना हालात से डरने वाला हूं, देर से ही सही पर अर्जुन सीरीज को इसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। अटल सुरंग दोस्तों किन 2 स्थानों को जोड़ती है? सवाल आपके सामने ये है। ठीक है, तो विच 2 प्लेस आर कनेक्टेड बाय अटल टनल? मुंबई नासिक, श्रीनगर लेह, मनाली लोह स्पीति और जम्मू श्रीनगर। 4 ऑप्शन आपके सामने सो। ये 4 दोस्तों महत्वपूर्ण आपके दर्रे और सुरंग हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों तो आपसे पूछूं, आपसे जो मुंबई पूछे आपसे, मुंबई दोस्तों आपके यहां लिखिए आप लोग नासिक। ठीक है, यहां दोस्तों नासिक लिखिए आप लोग, और यहां लिखिए आप लोग पुणे। ठीक है, सवाल कभी पूछे आपसे कि मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा आपके, वो हो गया थालगांठ दर्रा। कौन सा हो गया है? थालगांठ दर्रा हो गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मुंबई पुणे पूछूं आपसे, दर्रा कौन सा हो गया आपके? ये आपके भोरघाट दर्रा हो गया है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो थालगांठ दर्रा, भोरघाट दर्रा, ये आपको यहां पर ऐसे लिख लेना है। ठीक है, मुंबई को नासिक से थालघाट दर्रा, और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा हो गया? भोरघाट दर्रा, ध्यान रखिए। ठीक है, सेकंड दोस्तों ऑप्शन आपके श्रीनगर लेह। दोस्तों इसको है ना आप ऐसे बना लीजिएगा मेरे साथ दोस्तों, आपके आप ऐसे लिखिए, आपके यहां दोस्तों स्थान कौन सा है? यहां स्थान आपका जम्मू हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसके ऊपर स्थान कौन सा है? यहां पर स्थान हो गया आपके श्रीनगर स्थान हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहां पर स्थान कौन सा है? यहां पर स्थान आपका लेह हो गया, जो कि आप जानते हो लद्दाख के अंदर है, और अब लद्दाख एक अलग से यूटी बन चुका है, ये भी आपको पता है। ठीक है, कभी सवाल दोस्तों आपसे पूछ लेना यहां पर कि दोस्तों जम्मू से अगर श्रीनगर से जाना है आपके अगर यहां से यहां जाना है दर्रा कौन सा मिलने वाला है? तो दर्रा मिलेगा छापना बनिहाल दर्रा मिलने वाला है। और दोस्तों अब इस दोस्तों दर्रे के अंदर एक सुरंग बन चुकी है, इसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग नाम है, ये भी आपको नोट करना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जम्मू और श्रीनगर पूछूं आपसे, इनको जोड़ने वाला कौन सा आपके? बनिहाल दर्रा दोस्तों, या फिर जवाहर
सुरंग, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों श्रीनगर पूछूं आपसे, इसको लेह से जोड़ने वाला कौन है आपके सो, यहां दोस्तों जोड़ दीजिए इनको आपके, और यहां दोस्तों दर्रा बना दीजिए आपके सामने। कौन सी सुरंग है लिखना आपके, जोजिला सुरंग है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भाई श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाला कौन होगा, जोजिला दर्रा होगा आपके, जोजिला सुरंग दोस्तों होने वाली है आपके, जोजिला सुरंग होगा। और कभी सवाल पूछो आपसे जम्मू और श्रीनगर के बीच में बनिहाल दर्रा, उसके अंदर सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चार मैंने आपको दर्रे सुरंग लिखा दिया आपके। और दोस्तों हमारा आंसर कौन सा, हमारा दोस्तों आंसर जो है अटल सुरंग कहां पर है, मनाली और लाहौल स्पीति जो है इसको जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, वो अटल सुरंग दोस्तों आपके। और इसी को पूछूं आपसे, इसको दोस्तों पहले क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों पहले आपके रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, रोहतांग दर्रा भी कहते हैं इसको। और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग एक ही बात है, ठीक है। मनाली और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर जोड़ने वाली आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। पर ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा लीजिए आप ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान के किस दोस्तों भाग में आपात उपबंध जो है, जिनको हम इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं, सो इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 18 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी भाग 20 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 डी आपके भाग 4A के अंदर किया गया है। देखिए यहां दोस्तों पहले पास आपात उपबंध सो उल्लेख कहां पर सो, इसका उल्लेख भाग 18 के अंदर है। और आर्टिकल लिखिए 352 से 360 दोस्तों आर्टिकल आपको नोट करना है, ठीक है। हमारे संविधान दोस्तों इसमें 3 तरह के उपबंध आपके आपात के लिए, इमरजेंसी के लिए, सो राष्ट्रीय आपात 352 के अंदर, 56 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन आपके, और 60 में वित्तीय आपात आपको नोट करना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछ लूं आपसे, सो आपात के समय, आपात के समय जो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आपके, यह दोस्तों बात हमने कहां से ली है, यह बात हमने जो है वो जर्मनी का संविधान जो जिसका नाम है वाइमर संविधान, हमने वहां से लिया है, आपको ध्यान रखना है। सो जर्मनी का वाइमर संविधान जो है हमने यहां से क्या लिया है कि आपात के समय जो मौलिक अधिकार होंगे उनके ऊपर, फंडामेंटल राइट जो होंगे उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो दोस्तों हमने लिया है। आपको ये बात हमेशा तो ध्यान रखनी है। सो आपात के समय हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में 2 आर्टिकल जो है कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, कभी दोस्तों निलंबित नहीं होंगे, और वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21 दोस्तों। आपसे आर्टिकल 120 और 21 पूछो आपसे, आर्टिकल 220 और 21 जो है ये कभी भी आपके 200 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होंगे। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। एग्जाम वाला बार बार से पूछता है आपसे कौन कौन से मौलिक अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है कभी सस्पेंड नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ लेना दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे आर्टिकल 352 पूछे आपसे, अब तक दोस्तों कितनी बार भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात जो है इसको लागू हो चुका है आपके, अब तक दोस्तों 3 बार दोस्तों भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे इसके दोस्तों वर्तमान में आधार कौन कौन से, जो एक दोस्तों आधार इसका युद्ध हो गया है, एक दोस्तों इसका आधार कौन सा है, बाह्य दोस्तों आक्रमण हो गया है, और एक इसका वर्तमान आधार कौन सा है, वो है दोस्तों आपके आर्म रिवोल्ट बोलते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्म रिवोल्ट इसका वर्तमान आधार है। पहले दोस्तों आंतरिक अशांति थी इसका आधार, उसको चेंज कर दिया गया अब सो, और ये चेंज किससे होता है, ये चेंज आपका जो 44वां संविधान संशोधन है 1970 दोस्तों 8 जो है इसके द्वारा चेंज हुआ है आधार। अब वर्तमान में जो आर्म रिवोल्ट है ये आपका नया आधार हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम दोस्तों आंसर कहां पहुंच गए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी पहुंच गया है, भाग दोस्तों 18 के अंदर इसका उल्लेख है। यहां पर 3 भाग और है, भाग 4, भाग दोस्तों 20 और भाग 4 है। तो आइए एक बार लिख लीजिए, सो भाग 4 एक उल्लेख हुआ है यहाँ पे, भाग दोस्तों 20 का उल्लेख यहां पर हुआ है, और भाग 4A जो है इसका उल्लेख है। इनका भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। देखिए
अगर आपसे सवाल पूछे भाग 204 जो है इसमें किसका उल्लेख है, डीपीएसपी का उल्लेख इसके अंदर आप जानते हो, आर्टिकल नंबर 36 से 51 जो है इसका उल्लेख यहां पर किया गया है। अगर आपसे पूछे ये तो कहां से लिए सो, आयरलैंड से हमने लिए, ये आप जानते हो, ठीक है। कभी सवाल पूछे तो संविधान के अंदर, तो संविधान के अंदर वह कौन सा भाग है जहां पर पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात दोस्तों होती, जहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती, तो भाग कौन सा है, वो भाग आपका भाग 4। सुना, कभी सवाल पूछे आपसे कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसकी दोस्तों स्थापना की बात जो है किस आपके भाग में, भाग 204 के अंदर और आर्टिकल नंबर 38 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके भाग 20 पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 368 दोस्तों आपके भाग 20 है और संविधान संशोधन जो है इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर है, इसका उल्लेख भाग 20 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उल्लेख है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि सो भारत के संविधान में किसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सो अमेंडमेंट की पावर है, तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास दोस्तों पावर है, आपको नोट करना। सो पार्लियामेंट पूछो आपसे, इसके पास जो पावर शक्ति है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पास पावर है। एक केस हुआ, उस केस का नाम है केशवानंद भारती केस, शायद दोस्तों आपने सुना होगा। अगर कभी सवाल पूछे ना आपसे कि सो भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच किसमें बैठती है, सो 13 जजों की बेंच किसमें बैठती है, वो आपके केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1976 आपके डेट थी आपके। और इस केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, बाकी दोस्तों संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में संसद जब चाहे आपके संशोधन कर सकती है। सुनिए आप, कभी सवाल पूछूं आपसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान का जो मूल ढांचा है, इसका सिद्धांत दोस्तों किस केस में आता है, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कल्पना कहां पर होती है, केशवानंद भारती केस में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों भाग 4 पूछा आपसे, देखो जब दोस्तों आपको संविधान में कैपिटल दोस्तों वर्ड में कुछ मिल जाए ना, भाग 4 भाग 14 तो आप समझ दोस्तों लेना कि यहां पर कोई ना कोई दोस्तों अमेंडमेंट हुआ है। और अमेंडमेंट कौन सा है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 76 अमेंडमेंट हो गया है। और कमेटी कौन सी कमेटी है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है भाग 4 में। कभी सवाल पूछेगा क्या दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल संविधान के अंदर थे, तो नहीं थे, है ना। मौलिक कर्तव्य को हमने बाद में जोड़ा है, जो 42वां जो अमेंडमेंट दोस्तों होता है उसके द्वारा हमने जोड़ा है। अगर कभी सवाल पूछे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा सो कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 जोड़े गए, नोट सुना, 10 जोड़े गए थे आपको। 11वां जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके, 11वां जो है आपके जो एजुकेशन वाला जो है, वो हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी सवाल गलत नहीं करना है। सवाल पूछे कि भाई 42वां अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 जोड़े गए। 11वां जो है आपके वो कौन सा, 86वां जो अमेंडमेंट 2002 में हुआ है उसके द्वारा जोड़ा गया। सवाल दोस्तों एक था, पर एक सवाल में 4 मैंने संविधान के भाग जो हैं वो आपको लिखा दिए एक सवाल के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द कला क्षेत्र फाउंडेशन इन चेन्नई। सवाल पूछ रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल, वैजयंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति और सुमृणाली साराभाई। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहले दोस्तों गौर से देखिए, चारों ऑप्शन देखिए आपके, रुक्मणी देवी अरुंडेल पहला ऑप्शन, ठीक है, वैजयंती माला सेकंड ऑप्शन है, यामिनी कृष्णमूर्ति थर्ड दोस्तों ऑप्शन है, और मृणाली साराभाई फोर्थ ऑप्शन है। इन चारों में दोस्तों एक बात कॉमन है, ये चारों दोस्तों आपके एक ही डांस की फेमस कलाकार है सो, और वो डांस कौन सा है, वो डांस हो गया आपका सो भरतनाट्यम डांस है, ये आपको छापना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इस डांस को हम दोस्तों सादी रट्टम डांस भी कहते हैं। इस डांस को हम आपके सादी रट्टम डांस भी कहते हैं। सो साउथ में नाट्यम अट्टम वर्ड का डांस होता है ना, इसको सादी रट्टम डांस भी बोलते हैं, भरतनाट्यम डांस को। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा आपके, वो तो यही है आपके सबसे पुराना, पूछे आपसे कभी क्लासिकल डांस कौन सा है, भरतनाट्यम डांस। आपके स्टेट कौन सा, सो स्टेट आपका सो तमिलनाडु स्टेट हो गया है, ये भी आपको
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों 4 फेमस कलाकार आपके सामने यहाँ पर सो, रुक्मणी देवी अरुंडेल पूछूं आपसे, ये दोस्तों इन्होंने 1936 के अंदर आपके कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है, ये आपको सो नोट करना है। चेन्नई दोस्तों यहां पर इसकी स्थापना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो चुका है, रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों 2 पूछूं आपसे, वैजयंती माला दोस्तों अभी हाल ही में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों कौन सा है, यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, ये दोस्तों 2 डांस की फेमस कलाकार आपके, एक डांस दोस्तों कौन सा आपके, एक डांस तो छापना भरतनाट्यम डांस हो गया आपके, और एक डांस कौन सा हो गया है, कुचिपुड़ी डांस हो गया है। तो कुचिपुड़ी प्लस दोस्तों भरतनाट्यम डांस दोनों की फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति सो। इनकी एक बुक भी है बड़ी फेमस दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ए पैशन ऑफ डांस, ए पैशन ऑफ डांस पूछूं आपसे किसकी बुक है लिखना, ए पैशन ऑफ डांस जो है इन्हीं की बुक है, ये भी आपको छापना सो, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि ए पैशन ऑफ डांस किसकी बुक है, तो नोट कीजिए यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बुक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुचिपुड़ी डांस की भी फेमस कलाकार है, ठीक है। फोर दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, मृणालिनी साराभाई दोस्तों पूछूं आपसे, इनका सो डांस कौन सा सो, इनका डांस भी आपके भरतनाट्यम डांस है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये चारों दोस्तों ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और दोस्तों यहीं पर नोट कर लीजिए, अभी दोस्तों हाल ही में सो भरतनाट्यम डांस की 2 कलाकार को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। एक का दोस्तों नाम क्या है, वैजयंती माला, मैंने अभी दोस्तों लिखवाया आपको। एक नाम और आप दोस्तों लिखिए यहां पर, और सो वो नाम क्या है, पद्मा सुब्रमण्यम। इनका नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना सो, पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो 2024 का भारत का दोस्तों सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है इन 2 को मिला है, तो ये 2 के नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बहुत सारे नाम दिखा दिए सो, और इसके साथ में मैंने बहुत सारे, देखो क्लासिकल डांस दोस्तों हमारे पास 8 है, सबसे पुराना कौन सा है, वो दोस्तों हमारा भरतनाट्यम डांस शादी रट्टम हो गया। सबसे नया पूछो कौन सा सो, अरे सबसे नया छापना सो, सबसे नए की बात करो कौन सा आपके, लेकिन सबसे नया कौन सा है, सबसे न्यू कौन सा छापना, वो है सत्रिया डांस, आपके सबसे नया डांस है। और यह डांस दोस्तों किस स्टेट का है, असम स्टेट का डांस है, आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे नया डांस सत्रिया डांस है, असम दोस्तों स्टेट का है। इसको शुरू करने वाले कौन था आपके, श्रीमन शंकर देव साहब जो है, श्रीमन शंकर देव साहब शुरू करने वाले हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस दोस्तों स्टेट का डांस है, ठीक है। तो भूटिया नृत्य पूछूं आपसे, इनमें से कौन सा स्टेट के अंदर परफॉर्म होता है, सवाल पूछा है, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़। 4 दोस्तों स्टेट मैंने आपको, पिछली बार भी मैंने आपको 4 स्टेट पढ़ाए थे, इस बार दोस्तों मैं फिर आपके सामने 4 स्टेट लेके दोस्तों आ चुका हूं। देखो महाराष्ट्र पूछे आपसे, 3-4 डांस महाराष्ट्र का लावणी डांस बड़ा सो फेमस है आपके, महाराष्ट्र का तमाशा पूछे आपसे, ये भी बड़ा फेमस है, और सो महाराष्ट्र का लेजिम डांस, ठीक है। तो लावणी, तमाशा, लेजिम छापिए महाराष्ट्र के फेमस डांस, आपको नोट करना। सिक्किम दोस्तों पूछूं आपसे, सिक्किम दोस्तों आपके सो भूटिया ट्राइब्स, भूटिया ट्राइब सिक्किम के अंदर भूटिया नृत्य करती है, आपको छापना। सो भूटिया ट्राइब जो है सिक्किम दोस्तों यहां पर आपके भूटिया नृत्य करती है, आपको छापना, ठीक है। इसके दोस्तों बाद दोस्तों सिंगी छाम, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सीजीएल में बार बार पूछता है, सिंगी छाम दोस्तों डांस कहां का है, ये आपके सिक्किम का डांस है, आपको छापना है सिंगी छाम डांस हो। इसके दोस्तों बाद आपके चू फाट पूछे आपसे, चू फाट डांस का है, चू फाट भी दोस्तों यहीं का डांस है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो सिंगी छाम, चू फाट दोस्तों, और इसके अलावा भूटिया डांस, तीनों महत्वपूर्ण डांस है सिक्किम के डांस। कौन कौन से, भूटिया, सिंगी छाम, चू फाट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके असम पूछूं आपसे, असम याद कीजिए, असम का बिहू डांस, असम का दोस्तों बिहू बगरुम्बा, कौन सो, बिहू बगरुम्बा, ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण आपको, बिहू बगरुम्बा छापिए, बिहू दोस्तों, बिहू डांस, बगरुम्बा डांस आपको। इसके अलावा अंकिया नाट, अंकिया नाट पूछे आपसे, अंकिया दोस्तों नाट आपके। और एक सवाल खूब पूछता है, मी दम नाफी लिखना, मी दम नाफी जो है ये भी दोस्तों असम का है। यह सवाल सीजीएल वाला पूछ चुका है, दोबारा पूछ सकता, तैयार रहना, सीजीएल में सवाल आपके मीदम नाफी वाला आ चुका है, ठीक है। तो बिहू बगरुम्बा दोस्तों भोरताल, अंकिया नाट, मीदम नाफी, ये असम के डांस हैं,
है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो छत्तीसगढ़ पूछा आपसे, इसके तीन डांस नोट किस आपके, राउत नाच, कौन सा, राउत नाच पंथी, कौन है, राउत नाच पंथी दोस्तों, और आपके पिंडवानी लिखिए, राउत नाच पंथी पिंडवानी डांस किस स्टेट के हैं, ये छत्तीसगढ़ स्टेट के आपको नोट करना है, ठीक है। तो राउत नाच पंथी पिंडवानी तीनों डांस कहां के, आपके छत्तीसगढ़ के, नोट कीजिए। तो आपको एक सवाल में 10-12 डांस मैंने आपको लिखा दिए। फिर सुनिए दोस्तों, लावणी तमाशा लेजिम महाराष्ट्र का हो गया ना, भूटिया सिंगी छाम चूफाट आपके ये सिक्किम का हो गया, बिहू बगरुम्मा अंकिया नाट मीदम नाफी दोस्तों कहां के, ये असम का हो गया, राउत नाच पंथी पिंडवानी पूछूं आपसे, वो छत्तीसगढ़ हो गया है। और सब पिंडवानी तो डांस तो आप जानते होंगे आपके, अरे पिंडवानी डांस की फेमस कलाकार, अरे लिख लो इस सवाल को दोस्तों, पिंडवानी डांस जो है इसकी फेमस कलाकार कौन है बताओ, मैं पिंडवानी डांस की पूछूं आपसे, फेमस कलाकार सो उनका नाम क्या है, याद कीजिए, कौन बताएगा, पिंडवानी डांस की फेमस कलाकार तीजन बाई, लिखिए पिंडवानी डांस की फेमस कलाकार कौन है, तीजन बाई का नाम आपको छापना है, ठीक है। तीजन बाई करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 1993 दोस्तों एक्ट आपके, ऑप्शन नंबर बी 1992 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1990 दोस्तों अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 1999 अधिनियम। ये चारों ही अधिनियम एग्जाम में पूछे गए अधिनियम है, मैंने एक सवाल के अंदर आपके सामने रख दिए, ठीक है। देखिए सवाल दोस्तों बोल रहे हैं आपके कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कौन सा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, पहली दोस्तों बात आपके, इसकी स्थापना अधिनियम कौन सा है, 1990 का अधिनियम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की स्थापना 1990 के अधिनियम से होती है, और दोस्तों 1992 के अंदर 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अधिनियम कौन सा है, अधिनियम आपका 1990 का हो गया दोस्तों, और 92 के अंदर इसकी स्थापना होती है, नोट कीजिए ना। अधिनियम कौन से वर्ष का, 90 का अधिनियम है, स्थापना कब होती है, 92 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कभी सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि इस भारत के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो सब कैसी संस्था है आपके, ये दोस्तों संस्था कैसी, ये आपके जो है नोट करना, ये दोस्तों एक आपके विधिक संस्था है, सो लीगल बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, जिसका उल्लेख संविधान दोस्तों अनुच्छेद में कहीं ना कहीं होता है, वो आपके संवैधानिक होती है। मैं अभी आपको लिखवा दूंगा एक साथ, ठीक है। देखिए अगर पूछे आपसे इसकी पहली हेड कौन थी, जयंती पटनायक इसकी पहली हेड थी, और अभी दोस्तों कुछ सालों पहले जो है इनका निधन हो गया है, जयंती पटनायक का नाम छापना है। और वर्तमान में कौन लिखना, वर्तमान में जो आपके रेखा शर्मा छापना, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 1990 के अधिनियम से 92 के अंदर होती है, और जयंती पटनायक इसकी पहली हेड थी, रेखा शर्मा दोस्तों वर्तमान हेड है, नोट कीजिएगा, ठीक है। यहां दोस्तों ऑप्शन नंबर आप एक देखिए, 1993 अधिनियम लिखा हुआ है, इसके द्वारा पूछे आपसे, देखो ये अधिनियम मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। एक अधिनियम लिखा हुआ है 1993 अधिनियम लिखा हुआ है, एक दोस्तों लिखा हुआ आपके 1992 अधिनियम लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है क्या, एक लिखा हुआ है 1999 अधिनियम, ये 3 अधिनियम लिखे हुए हैं ना। शायद दोस्तों ये दो तो आप पहचान रहे होंगे, शायद इसको आप भूल रहे हैं। आप में से कौन कौन दोस्तों ये अधिनियम पहचान रहा है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन कौन पहचान रहा है इसको। देखो पहला ऑप्शन है 93 अधिनियम, पूछूं आपसे, देखो इसके द्वारा भारत के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी दोस्तों स्थापना होती है, और इसकी स्थापना के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था रंगनाथ मिश्रा आयोग। खूब बार दोस्तों एग्जाम में आया वो सवाल है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों यही इसके क्या होते हैं, यही इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं रंगनाथ मिश्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान पूछो, वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं आपके, वर्तमान में आपके इसके अध्यक्ष अपना जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपके रंगनाथ मिश्रा आयोग, मानवाधिकार आयोग रंगनाथ मिश्रा पहले हेड थे, वर्तमान में अरुण मिश्रा जी इसके वर्तमान हेड, ठीक है। सेकंड दोस्तों 1992 अधिनियम पूछा आपसे, अरे याद कीजिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको दोस्तों लीगल बॉडी कब बनाया गया, इसको लीगल बॉडी जो है वो 92 अधिनियम से बनाया गया। इसकी स्थापना तो इसकी
स्थापना 88 के अंदर हो चुकी थी, है ना। स्थापना दोस्तों इसकी 88 में हो चुकी थी, पर इसको लीगल बॉडी कब बनाया गया? लीगल बॉडी जो है वो 1992 के अधिनियम से बनाया गया। आपको नोट करना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब इसकी वर्तमान में हेड कौन है, तो माधवीपुरी बुद्ध छाबना, ये दोस्तों इसकी पहली महिला हेड है। बाकी तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों मैंने पूछा आपसे 1999 पूछूं आपसे, देखो दोस्तों एक अधिनियम आया था, लिखना उसका नाम है आपके FEMA। शायद दोस्तों आपको याद आ रहा होगा FEMA। कभी कभी दोस्तों एग्जाम वाला इसकी फुल फॉर्म पूछता है, कुछ नहीं पूछता, वो पूछता है FEMA की फुल फॉर्म क्या है। सुनिए, FEMA की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, लिखना आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, लिखना मैनेजमेंट अधिनियम जो है वो इसकी फुल फॉर्म है विदेशी मुद्रा भंडार। सो विदेशी मुद्रा भंडार पूछूं आपसे, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन अधिनियम कौन सा आपके प्रबंधन अधिनियम जो है वो आपके सामने FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लिख लो। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे ना, फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी दोस्तों आपके सामने अधिनियम किस वर्ष का है वो पूछ लेता है। अच्छा, आप में से कौन बताने वाला है कि ये अधिनियम दोस्तों किस वर्ष में लागू हुआ है? चलो ये और छाप दो आप लोग। तो 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन क्लियर आपके सामने दोस्तों। हमारा आंसर 1990 का अधिनियम करेक्ट आंसर है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मामल्लपुरम का सौर मंदिर, तटीय मंदिर पूछूं आपसे, किसके द्वारा बनवाया गया? मामल्लपुरम जो है वहां जो सौर टेम्पल है आपके, तटीय मंदिर, आपके तट पर जो मंदिर है इसको तटीय मंदिर बोलते हैं, सौर मंदिर बोलते हैं, वो कौन से वंश ने बनवाया? गंग वंश ने बनवाया, राष्ट्रकूट ने बनवाया, चोल ने उसको बनवाया, आपके पल्लव वंश ने बनवाया। 4 वंश आपके सामने। और ये सवाल दोस्तों एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है कि मामल्लपुरम जो है उसका सौर मंदिर जो है, सौर टेम्पल दोस्तों बनवाने वाला कौन? देखो इसको दोस्तों आपके महाबलीपुरम भी कहते हैं ना, इसको रसगुल्ला क्या बोलते हैं? इसको बेटा लाल लिखिएगा, इसको साथियों महाबलीपुरम महाबलीपुरम का तटीय मंदिर भी कहते हैं। महाबलीपुरम सुना साहब, कहां से महाबलीपुरम का? महाबलीपुरम पूछो कहां है? ये तमिलनाडु के अंदर, आप जानते हो। महाबलीपुरम कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है, ये आपको नोट करना है। एक बार दोस्तों ऐसा कीजिए आप लोग, यहां लिख दीजिए आप, आपके लिखिए यहां पर पल्लव वंश, पल्लव वंश लिखिए है। यहां दोस्तों लिखिए आपके, यहां लिखिए गंग वंश, ठीक है। यहां लिखिए आप लोग चोल वंश, ठीक है। यहां लिखिए आप लोग राष्ट्रकूट वंश लिखिए, और यहां लिखिए आप आपके चंदेल शासक लिखिए। ये 4-5 नाम आप लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, आपके फर्स्ट नाम पल्लव वंश आपके, इसके संस्थापक कौन दोस्तों? इसके फाउंडर थे आपके सिंह विष्णु साहब जो है, ये इसके फाउंडर है, आपको सिंह विष्णु साहब इसके फाउंडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पल्लव वंश पूछूं आपसे, पहली बात तो फाउंडर कौन था? आपके सिंह विष्णु साहब फाउंडर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों एक शासक हुए आपके, इनका नाम क्या है? देखो ध्यान से देखो, एग्जाम वाला दोस्तों आपसे माइनर मिस्टेक कराता है, वो नरसिंह बर्मन सेकंड से पूछता है आपसे, तो वो पल्लव वंश का लिखिए आप मेरी बात को, नरसिंह बर्मन सेकंड, ठीक है। नरसिंह बर्मन सेकंड से पूछूं आपसे, ये पल्लव दोस्तों वंश का है। और दोस्तों इसी ने दोस्तों आपके महाबलीपुरम महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम पूछूं आपसे, इसका सौर मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है नरसिंह बर्मन सेकंड, ये आपको लगेगा ध्यान रखना है, ठीक है। नरसिंह बर्मन सेकंड इसका नाम है। और मैंने कहा आपसे महाबलीपुरम जो इसका सौर टेम्पल जो इसको बनवाने वाला कौन? आपके नरसिंह बर्मन सेकंड है। पल्लव दोस्तों वंश हो गया है, और सिंह विष्णु संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों 1984 में आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है इस सूची में शामिल। दोस्तों क्या आपके यहां दोस्तों 2 मंदिर आपके, एक तो महादेव जी का दोस्तों, और इसके अलावा एक कौन सा आपके एक भगवान विष्णु का। महादेव जी और भगवान विष्णु जो है इनके मंदिर यहां पर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों वंश कौन सा है? सेकंड वंश हो गया आपके गंग वंश। पूछूं आपसे, यहां दोस्तों मंदिर कौन सा है? यहां दोस्तों मंदिर हो गया आपके कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों आपके, जिसको आप और मैं क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा दोस्तों बोलते हैं आपके। और जहां दोस्तों आप जो जानते हो इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला नरसिंह देव फर्स्ट। देखिए कितना दोस्तों माइनर अंतर है, जब
सवाल नरसिंह देव फर्स्ट का अगर आएगा तो आपको छापना है गंग वंश, ठीक है। जब सवाल दोस्तों नरसिंह देव फर्स्ट का आएगा तो आपको बताना है आंसर क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर गंग वंश छापना है। जब सवाल दोस्तों नरसिंह वर्मन सेकंड का आएगा तो आपको पल्लव वंश छापना है, या महाबलीपुरम सौर मंदिर जो है ये आपको नोट करना है। सवाल दोस्तों बहुत बारीक सवाल है, इसलिए नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर जो है। तो मैंने पूछा आपसे नरसिंह देव फर्स्ट, पूछा आपसे कोणार्क मंदिर, सो ब्लैक पैगोडा बोलते हैं इसको, गंग वंश था वहां पर सो, और ओडिशा का सो ओडिशा के अंदर है। इसको भी दोस्तों 1984 के अंदर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है इसमें शामिल किया गया था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों वंश कौन सा है, थर्ड वंश है आपका चोल वंश। देखो सवाल से पूछूं आपसे, चोल वंश दोस्तों आपके यहां मंदिर कौन सा है, यहां मंदिर हो गया आपके भरतदेश्वर मंदिर से आपको, जिसको दोस्तों हम बिग टेंपल बोलते हैं आपके सो, जो कि कहां से, जो कि तमिलनाडु से आपके यहां पर तंजावुर जो शहर है वहां पर स्थित है, आप जानते हो। सवाल पूछे अगर आपसे भाई साहब इसको बनवाने वाला कौन है, तो इसको बनवाने वाला राजराज फर्स्ट है। इस कारण दोस्तों इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चोल वंश भरतदेश्वर मंदिर यह आपके तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है, राजराज फर्स्ट बनवाने वाला, इसलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल हमने बात की इसके बारे में, यहां आप मंदिर का जिक्र कर लीजिए। सो कृष्ण फर्स्ट जो है मैंने कल लिखवाया था आपको, एलोरा कैलाश मंदिर जो है बनाने वाले थे, ये कल दोस्तों हमने बात की थी इसके बारे में, शायद आपको याद होगा, ठीक है। बाकी संदेल पूछूं आपसे, खजुराहो सो मंदिर जो है, खजुराहो सो मंदिर जो है जो सो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ। सो एक मंदिर के चारों ओर चार दोस्तों मंदिर और हैं, पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, खजुराहो मध्य प्रदेश का मंदिर। तो 5 वंश के 5 महत्वपूर्ण मंदिर दोस्तों, उनको बनवाने वाला कौन है और वो कहां पर है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर हो गया पल्लव वंश, दोस्तों ठीक आंसर है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले चोल वंश का फाउंडर कौन, बताओ चोल वंश जो है इसका फाउंडर कौन था, राष्ट्रकूट वंश कौन सा आपके दंती दुर्ग मैंने कल लिखवाया था आपका ना। सवाल आपके चोल वंश का फाउंडर कौन है आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल बैसाखी क्या है दोस्तों, व्हाट इज काल बैसाखी, सवाल आपके सामने ही आया है। सुनहरी बूंदे गोल्डन ड्रॉप्स है, ऑप्शन नंबर सी आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड ईसा मसीह का शिशु कहते हैं इसको, क्राइस्ट चाइल्ड कहते हैं, लौटता हुआ मानसून रिटर्निंग मानसून कहते हैं, या दोस्तों इसके अलावा मानसून से पहले की वर्षा और तड़ी बोलते हैं। सो मानसून के पहले की वर्षा प्री मानसून रेनफॉल या थंडर्स स्टॉर्म कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये 4 ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर पूछे आपसे चोल वंश दोस्तों आपके इसका फाउंडर कौन है, विजयालय, आपको इसका नाम नोट करना। सो विजयालय जो है वो चोल वंश का फाउंडर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए सवाल देखते हैं सबके। पहला दोस्तों ऑप्शन क्या है, सुनहरी बूंदे गोल्डन ड्रॉप्स, मावट को जो है सो मावट को रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, आपको नोट करना। सो मावट को रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सो मावट को रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। सो रबी की फसल पूछो कौन कौन सा है, रबी की फसल कौन सा है, गेहूं, सो गेहूं, मटर, सो गेहूं मटर, सो आपके इसकी ट्रिक लिख लीजिए आप ना, ट्रिक सो लिख लीजिए, वैसे आप जानते होंगे। सो नाई हूटर बस्ती लिखना, नाई हूटर बस्ती जोश में आलू लाया, नाई हूटर बस्ती जोश में आलू लाया, ये ट्रिक आपको नोट करनी है। कभी कभी आपसे पूछता है कि भाई निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, सवाल पूछता है, ठीक है, कभी कभी आपसे ना। देखो ना फोर आपके चना, ठीक है, ना फोर चना, ई फोर राई हो गया ना, ई फोर तो राई हो गया है, हूं फोर आपका गेहूं हो गया है, ठीक है, हु फोर गेहूं आपके, टर फोर मटर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो फोर आपके जो हो गया है, सै फोर सरसों मतलब मस्टर्ड हो गया है, और आलू हो गया है, ठीक है। तो आलू, सरसों, जो, मटर, गेहूं, राई, चना, सो ये रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे रबी की फसल के बारे में, चना, राई, गेहूं, मटर, जो, सरसों, आलू, ये रबी की फसल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके दोस्तों इनके लिए गोल्डन ड्रॉप्स कौन सी होती है, मावट होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा ये हो गया आपके सामने। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके क्राइस्ट चाइल्ड पूछे आपसे, सो याद किसो अल्नीनो सो वर्ड जो है, सो अल्नीनो जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, इसका दोस्तों अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, इसका अर्थ होता है। सो और सो ये आपको गर्म जलदारा, सो गर्म जलदारा होती है। और मैंने आपसे कहा
कहा हुआ सो अल्नीनो का लिखना, अल्नीनो का भारतीय मानसून पर, अल्नीनो का भारतीय मानसून पर हमेशा छाप के रखना सो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अल्नीनो का भारतीय मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो अल्नीनो का मतलब आपके क्राइस्ट चाइल्ड, सो इस वर्ड का अर्थ होता है गर्म जलधारा होती है, हॉट करंट होता है, और जो भारतीय मानसून है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लौटता हुआ मानसून पूछा आपसे। देखो दोस्तों, लौटता हुआ मानसून पूछो आपसे, जो आपके उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले दोस्तों यहां पर कि सो लौटता हुआ मानसून जैसो, इससे बारिश कहां से होती है, इससे बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर होती है, जो कि दोस्तों कहां पर, जो कि दोस्तों तमिलनाडु के अंदर, आप जानते हो तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल कोस्ट जो है यहां पर बारिश होती है। इसके नॉर्थ ईस्ट मानसून पवने कहते हैं इसको रिटर्निंग मानसून बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है, हमारे सवाल से आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सो प्री मानसून रेन या थंडर स्टॉर्म जो है उसका हमारा आंसर हो गया है। इसको दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं ना, पश्चिम दोस्तों बंगाल जो है यहां इसको काल बैसाखी दोस्तों बोलते हैं आपके। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों आपके, सो ओडिशा में क्या बोलते हैं, सो ओडिशा में इसको बोलते हैं नार्वेस्टर। लिखो, ओडिशा में क्या बोलते हैं इसको, ओडिशा में इसको बोलते हैं नार्वेस्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी सवाल पूछता है नार्वेस्टर कहां बोलते हैं, ओडिशा में बोलते हैं। काल बैसाखी कहां बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं इसको। थंडर स्टॉर्म सो मानसून से पहले की बारिश होती है, आपके बिजली कड़कती है दोस्तों, इसके अंदर तेजी से बारिश होती है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। और सो ओडिशा के अंदर इसको क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, नार्वेस्टर आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन दोस्तों भाग नहीं लेता है ना, कौन भाग नहीं लेता है। देखो अगर पूछे आपसे राष्ट्रपति चुनाव पूछूं आपसे, तो याद कीजिए आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 पूछूं आपसे एग्जीक्यूटिव पावर उसके हाथ में होगी। ठीक है, 54 पूछे आपसे राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन दोस्तों भाग लेगा, यह जिक्र कहां पर किया गया है, यह जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 54 में किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहां लिखा हुआ दोस्तों आपके लोकसभा पूछे आपसे, इसके दोस्तों इलेक्टेड एमपी जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, बाकी तो राज्यसभा पूछूं आपसे, यहां के सो इलेक्टेड एमपी जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी जो विधानसभा है इसके जो इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो पहली दोस्तों बात आपके इलेक्टेड एमपी एमएलए इसमें भाग लेंगे। पहली बात सुनना, इलेक्टेड दोस्तों एमपी एमएलए जो हैं, इलेक्टेड एमएलए ये इसमें भाग लेने वाले। मतलब दोस्तों इसमें आपके मनोनीत दोस्तों मेंबर जो हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे, जो कि दोस्तों 12 मेंबर होते हैं, आप जानते हो, ये भी आपको नोट करना है। ये इसमें भाग नहीं लेंगे, आपको छापना है। तो आंसर दोस्तों पूछे आपसे, लोकसभा दोस्तों निर्वाचित मेंबर भाग लेंगे ना, राज्यसभा पूछूं आपसे इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर होगा। राज्यसभा जो है इसके मनोनीत सांसद 12 जो होते हैं आपके, ये दोस्तों भाग नहीं लेंगे। अगर पूछे आपसे, अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों आपसे कि भाई साहब ये दोस्तों मेंबर जो है किस क्षेत्र में मनोनीत होता है, आपके समाज सेवा लिखना, समाज सेवा, कला साहित्य लिखिए, समाज सेवा दोस्तों, कला साहित्य विज्ञान जो है, इन 4 क्षेत्रों के अंदर नॉमिनेट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी आंसर आएगा। एक पॉइंट आप यहीं पर नोट कर लीजिए, आपके 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन पूछे आपसे, इसके द्वारा आपके दिल्ली और पुदुचेरी पूछे आपसे, यहां दोस्तों यहां के जो इलेक्टेड दोस्तों एमएलए होते हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, ये इसमें लिख दिया गया। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे 70वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी के इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे, यह बात दोस्तों यहां पर लिखी गई है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा दोस्तों यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। मैंने कहा आपसे आर्टिकल 52 दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होंगे। 54 दोस्तों आपके कौन कौन निर्वाचन में भाग लेगा, 54 हो गया। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे 55 पूछूं आपसे, 55 दोस्तों आपके निर्वाचन की विधि कैसे होने वाली है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होने वाला ना, इसको बोलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, मैनर ऑफ इलेक्शन कहते हैं। और
और यहां पर लिखा हुआ है, सो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड पद्धति से यूज होगी, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी, इसका बोलते हैं एकल संक्रमणी, सो मत पद्धति बोलते हैं इसको, ये भी आपको छापना है। सो 55 में ये बात लिखी है, ठीक है। 56 पूछूं आपसे, वहां कार्यकाल दोस्तों लिखा हुआ है इसका। 57 पूछूं दोस्तों आपसे, री इलेक्शन लिखा हुआ है। 58 पूछे आपसे, क्वालिफिकेशन लिखे हैं। 59 पूछे आपसे, शर्तें लिखी हुई है। और 60 में पूछे आपसे शपथ, दोस्तों इसका उल्लेख 60 के अंदर है, ये भी आपको छापना है। सो और 61 पूछूं आपसे, महाभियोग, इंपीचमेंट, कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भाई इंपीचमेंट वर्ड जो है वो संविधान में किसके रिमूवल के लिए है, तो केवल दोस्तों केवल और केवल आपके राष्ट्रपति के लिए हुआ है इंपीचमेंट वर्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी का दोस्तों उपसौर जो है द अर्थ पेरिहीलियन पूछे आपसे, कौन सी तारीख को गठित होता है? 21 मार्च को होता है, 4 जुलाई को होता है, 3 जनवरी को होता है और 23 सितंबर को होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। सो उपसौर की बात कर रहा हूं, पेरिहीलियन की बात है ना, उपसौर या पेरिहीलियन की बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में, एक बच्चा पूछ रहा है, सो अगर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में सो कोई दोस्तों गड़बड़ अगर होती है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करने वाला निपटारा, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 271 में ये बात लिखी हुई है, कोई दोस्तों विवाद होने पर, डिस्प्यूट होने पर उसका निपटान करने की पावर किसके पास में होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होने वाली, ठीक है। आइए सवाल दोस्तों वापस आते हैं। उपसौर पूछा आपसे, यह दोस्तों आपके अर्थ हो गया, ठीक है, और यहां दोस्तों हो गया आपका सन हो गया, ठीक है। इनके भी दोस्तों दूरी आपके घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। जब दोस्तों इनके बीच मिनिमम दूरी होती है तो उसे हम बोलते हैं आपके उपसौर, ठीक है। दोस्तों इनके बीच मिनिमम दूरी होती है, आपके न्यूनतम डिस्टेंस होगी छापना, तो इसको दोस्तों बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। और दोस्तों पूछूं आपसे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? पेरिहीलियन, इंग्लिश में पेरिहीलियन बोलते हैं। और तारीख पूछे आपसे, भाई कौन सी तारीख आपके? 3 जनवरी की तारीख को घटना होती है, ठीक है। तो उपसौर पेरिहीलियन तारीख कौन सी? 3 जनवरी आपके, जब अर्थ और सन के बीच दोस्तों दूरी आपके मिनिमम होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। और आप छाप लीजिए, सो 3 जनवरी को ये तारीख होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके जब दोस्तों अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है, आपके अधिकतम दूरी होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपसौर बोलते हैं इसको, एपीहीलियन बोलते हैं इसको। और तारीख कौन सी है? तारीख होती है आपकी 4 जुलाई। कौन सी तारीख? आपके 4 जुलाई होती है, आपको नोट करना है। तो उपसौर की तारीख 3 जनवरी से आपके, और अपसौर की तारीख कौन सी? 4 जुलाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों जब सूर्य दोस्तों सूर्य आपके भूमध्य रेखा के ऊपर सो, जब दोस्तों आपके जब आपके हमारे दोस्तों यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं आपके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग विषुव बोलते हैं आपके सो। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं सो। यह साल में 2 बार होता है, जब दिन और रात 12-12 घंटे की दोस्तों होती है आपके, साल में 2 बार होता है। एक होता है 21 मार्च, कौन सी? 21 मार्च, और एक होता है 23 सितंबर, आपको नोट करना है। 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन की व्याख्या आपके सामने। 21 मार्च सो इक्विनॉक्स होगा, 4 जुलाई पूछूं आपसे ये अपसौर होगा, 3 जनवरी पूछूं आपसे उपसौर होगा, और 23 सितंबर पूछूं आपसे इक्विनॉक्स होगा। सवाल पूछा है उपसौर पेरिहीलियन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। 3 जनवरी को आपका उपसौर या पेरिहीलियन होने वाला है। और जब दोस्तों आपके दोनों दिन और रात बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। 21 मार्च और भारत में 21 मार्च और 23 सितंबर को ये 2 तारीख आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो कहां दर्ज होती है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स वेयर वाज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो रिकॉर्ड। ऑप्शन दोस्तों एक आपके बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन दोस्तों सी का आपके कौन सा? केरल है, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप हो गया। देखो याद कीजिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे हमारे दोस्तों यहां पर लिटरेसी रेट कितनी आपके? 74% आप जानते हो, ये दोस्तों लिटरेसी रेट हमारे यहां पर थी। अगर पूछूं आपसे मैक्सिमम पूछे आपसे कहां से हो, तो मैक्सिमम जो है कहां पर? केरल के अंदर है। देखो मैक्सिमम पूछूं केरल दोस्तों ना, इसमें अगर
अगर पूछे आपसे फीमेल मैक्सिमम कहां पर, केरल के अंदर ना, और मेल मैक्सिमम पूछूं आपसे पुरुष हो महिला हो या कुल दोस्तों तीनों में अधिकतम कहां पर है, केरल के अंदर छापना। ठीक है, बाकी दोस्तों मिनिमम पूछे आपसे, कुल पूछे मिनिमम तो भी आपके बिहार के अंदर, फीमेल पूछूं मिनिमम तो भी बिहार के अंदर, और मेल पूछूं मिनिमम तो भी बिहार के अंदर, ये भी आपको छापना। ठीक है, तो मैक्सिमम केरल के अंदर है, तीनों ऑप्शन में केरल आएगा। ठीक है, फीमेल मेल टोटल में केरल होगा ना, मिनिमम में फीमेल हो मेल हो और आपके टोटल हो, तीनों में दोस्तों बिहार आपका होने वाला है। सवाल पूछे आपसे कि भाई कहां दोस्तों, कहां पर आपके, कहां दोस्तों सर्वाधिक अंतराल होता है। ठीक है, कहां दोस्तों मेल और फीमेल लिटरेसी के अंदर सर्वाधिक डिफरेंस आपके, तो आंसर क्या आने वाला, तो आंसर आएगा आपके राजस्थान दोस्तों, आंसर आने वाला है। यहां दोस्तों मेल का आपके 82% आपके मेल 82% और फीमेल कितना है, फीमेल जो है वो 65% है। मतलब दोस्तों, मतलब आपके 17% का डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस कहां सर्वाधिक है, वो आपके राजस्थान के अंदर 17% का डिफरेंस है, ध्यान रखिए। ठीक है, पूछूं आपसे मेल मैक्सिमम फीमेल मैक्सिमम और कुल दोस्तों मैक्सिमम कहां पर है, वो केरल के अंदर है ना। अगर पूछे मिनिमम कहां पर है, वो बिहार के अंदर, आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सवाल दोस्तों पूछो आपसे कि भाई साहब ये मैक्सिमम पूछे आपसे यूटी कौन सा, जहां यूटी का नंबर, यूटी पूछो कौन सा आपके, तो वो हो गया कौन सा आपके यूटी में नंबर 1 छापा लक्षद्वीप है ना, यूटी में पूछे आपसे नंबर 1 लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर पूछा है कि न्यूनतम महिला लिटरेसी रेट कहां पर है, बिहार के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, न्यूनतम यहां पर है। ठीक है, आगे देखिए, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गोल्फ है, ऑप्शन नंबर बी टेनिस है, ऑप्शन सी तो बैडमिंटन है, ऑप्शन डी फुटबॉल है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सवाल पूछ रहा है कि भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सैयद मोदी आपके इंटरनेशनल कप का ऑप्शन, छोड़िए उसको। गोल्फ की बात करूं गोल्फ कप कौन सा आपके, राइडर कप छापना, राइडर कप जो है गोल्फ का कप है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे हॉपमैन कप छापना, हॉपमैन कप पूछे या फिर दोस्तों या फिर डेविस कप पूछूं आपसे, वो टेनिस टूर्नामेंट हो गया ना, हॉपमैन कप डेविस कप पूछे आपसे, ग्रैंड स्लैम भी टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन, उनकी बात हम अलग से करेंगे इस सवाल के अंदर ना। तो टेनिस में हॉपमैन कप डेविस कप टेनिस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पूछूं आपसे उबेर कप, दोस्तों उबेर कप छापना, उबेर कप दोस्तों, इसके अलावा थॉमस कप लिखिए आपके, उबेर कप थॉमस कप दोस्तों। और एक सवाल जो पूछा आपका सैयद मोदी कप जो है वो तीनों किसके हैं, बैडमिंटन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उबेर थॉमस बैडमिंटन दोस्तों ना। और लास्ट फुटबॉल पूछा आपसे, ये खूब पूछता है ना, देखो डूरंड कप पूछे आपसे फुटबॉल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी पूछूं आपसे फुटबॉल। ठीक है, बाकी तो रोवर्स कप पूछे आपसे तो फुटबॉल। ठीक है, और पूछे आपसे सुब्रतो कप पूछूं आपसे तो फुटबॉल। ठीक है, यूरो कप पूछे आपसे फुटबॉल हो गया ना, ये सारे फुटबॉल है ना, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, यूरो कप, सारे आंसर फुटबॉल होंगे, ये भी आपको नोट करना है। बाकी सवाल हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है, बैडमिंटन ठीक आंसर हो गया है, सैयद मोदी वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा की इकाई वॉट होती है ना, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट। ऑप्शन नंबर बी है कार्य की इकाई जूल होती है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऑप्शन नंबर सी है जूल आपके डिवाइडेड बाय सेकंड भी ऊर्जा की इकाई होती है, ये थर्ड ऑप्शन है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक आपके मोल होता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। सवाल पूछा कौन सा सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। देखो ऑप्शन दोस्तों एक पूछूं आपसे, ऊर्जा की इकाई से जूल, ऊर्जा की इकाई से वोट होती है, तो वोट जो है आपके वो पावर की इकाई होते हैं ना, शक्ति पावर जो है आपके शक्ति की इकाई वोट होती है, आपको छापना ना, तो पावर की इकाई वोट होती है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया ना, तो पावर की इकाई वोट है। ठीक है, ऑप्शन 2 पूछूं आपसे, कार्य की दोस्तों इकाई जूल होती है, देखो कार्य पूछे आपसे, कार्य या फिर ऊर्जा पूछूं आपसे, इनकी इकाई से क्या है, इनकी एक इकाई से जूल होती है आपके और एक होती है कौन सी आपके अर्घ होती है ना,
तो जूल और अर्ग छापना सो ये कार्य, एनर्जी और वर्क की इकाई आपको नोट करना है, ठीक है। यही दोस्तों लिख लीजिए आप सो, 1 जूल बराबर कितना है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड दोस्तों ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया ना। जूल अपॉन सेकंड दोस्तों ऊर्जा की इकाई होती है आपके सो, देखो पावर क्या है, पावर दोस्तों होती है आपके, पावर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय से आपके कार्य करने की दर क्या होती है, पावर होती है ना। कार्य मतलब जूल, ठीक है, और समय मतलब सेकंड सो, तो जूल अपॉन सेकंड किसकी इकाई है, आपके पावर की इकाई है, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर 4 पूछूं आपसे, ज्योति तीव्रता दोस्तों इसका मात्रक मोल दोस्तों होता है, इसका मात्रक कैंडेला, इसका मात्रक कैंडेला होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कुल दोस्तों 7 दोस्तों हमारे पास मूल इकाई होती है, उसमें एक इकाई आपके ज्योति तीव्रता होती है, उसका मात्रक कैंडेला होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अरे मोल पूछे आपसे सो, अरे मोल किसका इकाई छापना, सो मोल पूछे आपसे, एक मोल किसकी इकाई, आपके पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी इकाई होती है, सब्स्टिट्यूएंट जो होता है पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी इकाई मोल दोस्तों होती है, और एक मोल पूछे आपसे किसके बराबर, किस नंबर के बराबर होता है। देखो ये सवाल एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में सीजीएल दोस्तों इसमें आता है, रेलवे एग्जाम में खूब पूछता है आपसे कि एक मोल जो है वो किस दोस्तों नंबर के बराबर होता है, वो नंबर होता है अवोगाद्रो संख्या दोस्तों नंबर होता है, पर आपको मुझे उसका नंबर बताना है, सो नंबर कितना है, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों आपके अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं छापना। अब उसका नंबर का मान कितना है वो आपको बताना है, उस नंबर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लिखिए 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इसकी वैल्यू होती है, नोट करना, ठीक है। बहुत बार सवाल पूछता है मोल की वैल्यू क्या है या दोस्तों अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 जो है ये इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर है, कार्य की इकाई जूल है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया दोस्तों पहला विटामिन बी था जो एमिनो अम्लों और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है, ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय दोस्तों होता है। सवाल पूछा आपसे, सवाल दोस्तों थोड़ा बड़ा है आपके, सवाल कह रहा है कौन सा दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें कौन सा विटामिन बी है जिसको पहली बार खोजा गया आपके। देखो विटामिन दोस्तों विटामिन बी1 पूछता है आपसे, विटामिन बी2 पूछता है आपसे, विटामिन दोस्तों बी3 पूछता है आपसे, विटामिन बी9 पूछता है आपसे, विटामिन बी12 पूछता है। तो 5 विटामिन मैंने लिखे आपके। विटामिन बी1 पूछूं आपसे, इसका तो नाम क्या है, इसका नाम छापना सो, इसका नाम होता है थाइमिन का, सो थाइमिन इसका नाम है, नोट करना विटामिन बी1 का, ठीक है। बी2 पूछूं आपसे राइबोफ्लेविन दोस्तों, इसका नाम राइबोफ्लेविन होता है, नोट कीजिए, ठीक है। विटामिन बी3 पूछूं आपसे, इसका नाम नियासिन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन बी9 पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम फोलिक एसिड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी9 का नाम फोलिक एसिड है ना। और विटामिन बी12 पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम छापना आपके, इसका नाम साइनोकोवोलिन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइनोकोवोलिन इसका नाम है, छापिए। कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि भाई किस विटामिन में, किस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके कोबाल्ट धातु मिलती है आपके, तो कोबाल्ट धातु जो है विटामिन बी12 में मिलती है, ये तो आप जानते होंगे, तो लिख लीजिए इसको, कोबाल्ट धातु कहां से विटामिन बी12 मिलती है। सबसे पहले खोजा गया कौन सा आपके, सबसे पहले बी1 खोजा गया आपके, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग कमी से होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो बी1 सबसे पहले खोजा गया था और बेरी बेरी रोग कमी से होता है, नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल पूछो आपसे, विटामिन दोस्तों बी2 जो है आपके राइबोफ्लेविन जो है, इसकी कमी से दोस्तों रोग कौन सा होता है, वो तो रोग आपके रोग कौन सा, रोग छापे कौन सा रोग होता है, रोग होता है आपके कीलोसिस, कौन सा, कीलोसिस रोग होता है, नोट कीजिए ना, कीलोसिस रोग होता है, नोट कीजिए आपके, होठों का फटना, ठीक है, होठ दोस्तों होठों का फटना, इसको कुछ लोग चीलोसिस कहते हैं ना, कुछ लोग दोस्तों इसको चीलोसिस भी कहते हैं, आप सही कौन सा है वो तो दोस्तों नहीं पता आपके कुछ लोग इसको चीलोसिस भी कहते हैं, आप चेक कर लीजिए क्या इसको बोलना है। कुछ लोग कीलोसिस कहते हैं, कुछ लोग चीलोसिस बोलते हैं। होठों का फटना जो है, होठों का फटना, ये इसका एग्जाम्पल दोस्तों होता है आपके, होठ का फटना दोस्तों आपके, ये इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपके, जो आपके बीकासूल कैप्सूल दोस्तों होता है, छाले आना बीकासूल कैप्सूल जो है वो विटामिन बी2 कॉम्प्लेक्स होता है ना, बीकासूल कैप्सूल जो है वो विटामिन बी2 कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए विटामिन बी3 पूछूं आपसे, इसकी कमी से रोग कौन सा है, पेलाग्रा रोग दोस्तों होता है आपके,
स्किन संबंधित रोग, आपके दस्त हो गया, उल्टी हो गया, पेलाग्रा में होती है, ठीक है। B9 पूछूं आपसे, एनीमिया, ब्लड की कमी होना, एनीमिया रोग कमी से होता है, नोट करना, ठीक है। देखो विटामिन B1 बेरी रोग, विटामिन B2 पूछूं आपसे कीलोसिस चिलोसिस कुछ भी बोल दीजिए ना, विटामिन B3 पूछूं आपसे पेलाग्रा रोग, विटामिन B9 पूछूं आपसे B9 और B12 आपके एनीमिया रोग आपको ध्यान रखना है। और B12 में कोबाल्ट धातु है और इनके नाम B1 का नाम थाइमिन है, B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, B3 का नाम नियासिन है, B9 का नाम फोलिक एसिड है और B12 का नाम साइनोकोवोलिन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर है पहला बी कॉम्प्लेक्स कौन सा आपके, तो पहला बी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नंबर सी हो गया है, थाइमिन दोस्तों करेक्ट आंसर है। दो सवाल दोस्तों आप यहां पर लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब पॉलिश राइस में आपके पॉलिश राइस के अंदर कौन सा विटामिन दोस्तों नहीं होता है, तो विटामिन B1 जो है वो नहीं होता है, आपको छापना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आपके गोल्डन राइस जो है इसमें कौन सा विटामिन दोस्तों प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए जो है इसमें तो प्रचुर मात्रा। अभी दोस्तों हाल ही में फिलीपींस पूछूं आपसे, इसने इसको बैन कर दिया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। फिलीपींस से शुरू करने वाला पहला देश था इसका, अभी फिलीपींस ने इसको बैन कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विटामिन B1 पॉलिश राइस के अंदर, गोल्डन राइस पूछूं आपसे विटामिन ए हो गया है और फिलीपींस ने बैन किया है अभी दोस्तों हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द मूर्स लास्ट साई पूछे आपसे, द मूर्स लास्ट साई इनमें से किसका उपन्यास है ना, अवनी जोशी, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय दोस्तों आपके BS नायपॉल, चारों ही ऑप्शन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अवनी जोशी पूछूं आपसे, इनकी बुक कौन सी आपकी, इनकी बुक में आपके ब्रंट शुगर, कौन सी ब्रंट शुगर किसकी है, अवनी जोशी की है ना। सवाल पूछा आपसे कि ब्रंट शुगर, पूछूं आपसे ब्रंट शुगर किसकी आपके, अवनी जोशी छापना ब्रंट शुगर, ठीक है। सलमान रुश्दी पूछूं आपसे, इनकी बुक कौन सी आपके, द मूर्स लास्ट साई इनकी बुक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो गया है। अगर सवाल पूछा आपसे अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिला, सो ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है, इनको मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। थर्ड अरुंधति रॉय पूछूं आपसे, द गॉड ऑफ लिखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कौन आपके, वो अरुंधति रॉय हो गई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग छापना। और इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट लिखना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है वो भी इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय का नाम नोट कर लेना। अभी दोस्तों खूब चर्चा में अरुंधति रॉय, इसलिए मैं नाम लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। अवनी जोशी ब्रंट शुगर पुस्तक का नाम, ठीक है। सलमान रुश्दी आपके द मूर्स लास्ट साई पुस्तक का नाम, ठीक है। अरुंधति रॉय पूछे आपसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये इनकी पुस्तक का नाम। और पूछे आपसे VS नायपॉल दोस्तों लिखना, इन ए फ्री स्टेट लिखना, इन ए फ्री स्टेट जो है सो ये इनकी पुस्तक का नाम है। कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब सो बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय कौन, VS नायपॉल, ठीक है। और सवाल पूछा आपसे बुकर पुरस्कार पाने वाली आपके पहली भारतीय महिला कौन आपके, तो पहली भारतीय महिला जो है वो अरुंधति रॉय है, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला कौन दोस्तों, अरुंधति रॉय हो गई आपके, और पहले भारतीय कौन आपके, वो VS नायपॉल हैं। दोनों ही दोस्तों भारत की बुराई करते हैं, ठीक है, दोनों ही भारत की बुराई करते हैं, नोट कीजिए ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी, आपके सलमान रुश्दी पूछूं आपसे, ठीक दोस्तों आंसर है। अच्छा साहित्य दोस्तों अकादमी अवार्ड जो है ना वो दोस्तों किसको वो मिला है, किसको आपके वो मिला है रस्किन बॉन्ड, लिखिए ये ठीक कीजिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड पूछूं आपसे, ये किसको प्राप्त हुआ है, साहित्य अकादमी अवार्ड छापना सो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में जो कि इसका हाईएस्ट अवार्ड होता है ये रस्किन बॉन्ड को मिला है, ठीक है। साहित्य तो अकादमी अवार्ड किसको मिला है, रस्किन बॉन्ड को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ठीक करना सवाल ना, ठीक कीजिएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हॉकी के खेल के दोस्तों दौरान आपके किसी उल्लंघन किसी ऑफेंस के बाद में यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड सो येलो कार्ड दिखाते हैं तो उसे कितने मिनट के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है। हॉकी खेल दोस्तों आपके उसके अंदर येलो कार्ड पूछा आपसे दिखाने पर कोई खिलाड़ी कितने मिनट के लिए बाहर जाएगा, 4 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट। हॉकी खेल के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। कभी कभी दोस्तों
दोस्तों मैंने देखा है आपके जो खेल जो होते हैं आपके, उस खेल का पिच कितना है, वो खेल कितने मिनट का होता है, उस खेल से संबंधित पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर सवाल पूछता है आपसे कभी कभी एग्जाम में। तो हॉकी खेल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। ढंग से आपको देखना है हॉकी दोस्तों खेल जो है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इस सवाल को छोड़ दीजिए अभी, आइए दोस्तों मेरे साथ में आपके देखिए। पहली बात दोस्तों, हॉकी खेल अब दोस्तों आपके कुल 60 मिनट का होता है, ठीक है। ये दोस्तों पहले आपके खेल कितना था, पहले ये खेल 70 मिनट का था ना, पहले से 70 मिनट का था, 35 मिनट के दो हाफ थे ना, फर्स्ट हाफ 35 मिनट का, सेकंड हाफ 35 मिनट का, 70 मिनट का खेल पहले होता था। अब 60 मिनट का था, 15 मिनट के 4 हाफ होते हैं ना, अब 15 मिनट के 4 हाफ होते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पहले आपके 70 मिनट का हाफ था, 70 मिनट था, 35 मिनट का पहला हाफ, 35 मिनट का दूसरा हाफ होता है, पहले ये था। अब दोस्तों आपके 15 4 हाफ दोस्तों अब होते हैं, ठीक है। देखो फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट होती है आपके, 60 मिनट होती है, जिसमें 4 क्वार्टर दोस्तों खेलते हैं आपके। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर से आपके यहाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला पूछूं आपसे, थर्ड पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके 2-2 मिनट दोस्तों गैप होता है आपके, और बीच वाले में 15 मिनट का गैप होता है, ये भी आपको नोट। तो पहला और तीसरे हाफ में, पहला और तीसरे दोस्तों हाफ में आपके 2-2 मिनट गैप हो गया है, और सेकंड दोस्तों जो आपके बड़ा जो हाफ होता है आपके 15 मिनट गैप है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 60 मिनट का खेल होता है आपके, और 4 दोस्तों हाफ होते हैं आपके। फर्स्ट हाफ थर्ड हाफ में आपके 2-2 मिनट का गैप होगा, और सेकंड दोस्तों हाफ में 15 मिनट का गैप होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से देखिए, आगे पूछूं आपसे, 19 में ये खेल आपके 70 मिनट का था, मैंने आपसे अभी कहा, ठीक है। हालांकि दोस्तों आमतौर पर सर्कल अगर दोस्तों पूछूं आपसे, सो आमतौर पर आपके यहां दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर होता है आपके, एक होता है पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक होता है आपके, और एक होता है पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है। एक फोटो आपके सामने यहाँ पर है, मैं फोटो आपके पहले लग चुका है, आपके फोटो दोस्तों बाद में लगाना था, पहले लग चुका है। देखिए यहाँ दोस्तों आप देखना दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक है, इसे दोस्तों बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक बोलते हैं। एक खिलाड़ी दोस्तों स्ट्रोक लगाने वाला दोस्तों आपके, और यहाँ से गोलकीपर से यहाँ होता है आपके, ये अपने हाथ से दोस्तों अपने पैर से कुछ से भी रोके इस बॉल को रोक सकता है आपके, इसे बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक, ये भी आपको छापना है, इसे बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक खिलाड़ी यहाँ पर है और एक खिलाड़ी आपका यहाँ पर होता है, गोलकीपर यहाँ पर है और गोल लगाने वाला खिलाड़ी यहाँ पर होता है, और इसे बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक, ये आपको छापना है। कभी कभी सवाल से पूछता है आपसे, इसका दोस्तों डिस्टेंस कितना होता है आपके, तो उसका डिस्टेंस पूछे आपसे, देखो डिस्टेंस बताता हूं आपको, इसका डिस्टेंस कितना है, देखिएगा इसका डिस्टेंस पूछे आपसे कितना होता है, तो इसका डिस्टेंस होता है 6.475 मीटर है ना। तो पेनल्टी स्ट्रोक से लगाने का डिस्टेंस कितना होता है, 6.475 मीटर जो है, इतना डिस्टेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे खेल आपसे पूछे ग्राउंड कितने का, ग्राउंड कितने का छापना, तो ग्राउंड आपके ग्राउंड की लंबाई कितनी, ग्राउंड की लंबाई छापना 91.40 मीटर जो आपके इसकी लंबाई दोस्तों होती है, और चौड़ाई कितनी छापना, चौड़ाई जो इसकी 55 मीटर चौड़ाई आपको नोट करना है, ठीक है। तो 91.4 मीटर लंबाई है इसकी, और 55 मीटर चौड़ाई है हॉकी स्टेडियम की, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर 4 आपके लाइन होती है ना, 400 लाइन आपके ऐसे होती हैं आपके 23 मीटर पे, 23 मीटर तो आपके 23 मीटर, 23 मीटर और 23 मीटर, ठीक है। कुल दोस्तों कितना कुल हो गया आपके 23 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, कुल आपके 92 मीटर हो गया, इतना दोस्तों यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 23 मीटर पे आपके 4 लाइनें होती हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कुल लंबाई कितनी, कुल लंबाई आपके 91.4 मीटर दोस्तों आपके, चौड़ाई कितनी आपके 5500 मीटर चौड़ाई होती है, 23 मीटर पे 4 लाइनें होती हैं। देखिए आपके सामने से यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर कुल लंबाई को पूछूं आपसे, कुल लंबाई कितनी है 91.40 मीटर कुल दोस्तों लंबाई है ना। अगर पूछे आपसे कुल चौड़ाई पूछूं आपसे कितनी, कुल चौड़ाई कितनी है 55 मीटर कुल चौड़ाई है, और 23 मीटर दोस्तों आपके ये 4 इसके अंदर हाफ आपके सामने लगे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 मीटर, इसको दोस्तों इसको बोलते हैं डी, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों डी आपके। अगर दोस्तों कोई गोल करना है
तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ दोस्तों इसके दोस्तों अंदर आपके स्टिक यहाँ पर आपके स्टिक लगाना जरूरी जो आपके होगा गोल करने के लिए डी के अंदर होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आपके सामने से यहाँ पर है, हॉकी खेल दोस्तों। अगर दोस्तों येलो कार्ड किसी को मिल गया तो येलो कार्ड के अंदर 5 मिनट का गैप आएगा। येलो कार्ड में 5 मिनट से बाहर रहना पड़ता है उसको, वार्निंग के तौर पे होता है येलो कार्ड। ठीक है, और दोस्तों अगर दोस्तों फिर दोबारा आपके 200 येलो कार्ड मिल चुके हैं तो इसको बोलते हैं रेड कार्ड। ठीक है, इसमें दोस्तों उसको खेल को तुरंत छोड़ना पड़ेगा, खिलाड़ी को खेल तुरंत छोड़ना पड़ेगा और पूरे खेल उसको बाहर रहना पड़ेगा। नोट कीजिए ना, येलो कार्ड में 5 मिनट बाहर रहना पड़ता है वार्निंग के तौर पे सो। अगर दोबारा येलो मिल गया तो उसको रेड कहते हैं हम लोग आपके, और फिर खेल छोड़ना पड़ता है, तुरंत आपके खेल से बाहर जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट छापना ठीक आंसर। ठीक है, तो 60 मिनट का खेल होता है और 4 क्वार्टर दोस्तों होते हैं आपके। कितना ब्रेक होता है नोट कर लीजिए। आपके पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक आपके इसके मेन टर्म्स होते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक लगाने के लिए मैंने कहा आपसे कितना 6.475 मीटर की आपकी लंबाई दूरी होती है। इसकी लंबाई 51.40 मीटर, 23 की 4 लाइनें बीच में होती हैं। बाकी 55-200 मीटर इसकी चौड़ाई होती है और हॉकी स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर से होती है और इसका वजन आपके मैक्सिमम जो है 737 ग्राम होगा। ये आपको छापना है। ठीक है, लंबाई 105 सेंटीमीटर मैक्सिमम और इसकी वजन कितना होगा 737 ग्राम होगा। ये भी आपको ध्यान है ना, हॉकी स्टिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सवाल दोस्तों हॉकी गेंद की बात करें तो रंग कैसा सफेद होता है, व्हाइट होता है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल दोस्तों आपके सामने पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। और टाइम कितना टाइम हो चुका है आपके 9:10 टाइम हो चुका है। ये आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, क्लास डेली नहीं आ पाएगी रसगुल्ला, क्लास आपकी मंडे को आएगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को आएगी और फ्राइडे को आने वाली है ना। अच्छा बताओ किस किस को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है क्लास में, बताओ कौन कौन ऐसे हैं जिनको ये अर्जुन सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर मैंने इसके 15 एपिसोड भी ले लिया ना, यकीन मानना ये 15 एपिसोड जो है आपकी जीके जीएस जो है इसको रिवाइज करवाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 15 एपिसोड आप पढ़ लीजिए ढंग से। मैंने कहा आपसे कभी हॉकी पढ़ाऊंगा, कभी क्रिकेट पढ़ाऊंगा, कभी वॉलीबॉल है, कभी बेसबॉल है, कभी आपका हर दिन नया नया सवाल आपके सामने होगा। कुछ सवाल आप जानते हैं, कुछ सवाल आप नहीं जानते, ये खेल होने वाला है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कल सुबह 8 बजे जो है यहाँ पर मिलने वाली है ना। तो कल सुबह 8 बजे पीडीएफ आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। संडे को आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक, संडे को जो है वो टेस्ट आपका होने वाला है, ये सूचना आपके लिए। यहाँ पर टेस्ट अलग लेवल का होगा, यहाँ टेस्ट आपका अलग लेवल का होने वाला है, ये सूचना है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और रिकॉर्डिंग देखिए, आपकी मर्जी है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे लाइव जब मैं आऊँ तो देख लीजिए कीजिए, क्योंकि मेरी क्लास को लाइव देखना थोड़ा आसान है, रिकॉर्डिंग में टाइम थोड़ा अधिक लगेगा मेरी क्लास देखने में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जो आप करना चाहो कर लीजिएगा। बाकी 1 घंटे की क्लास आपकी होगी हर, अभी 3 दिन होने वाली है, भविष्य में इसको 6 दिन भी करने वाला हूँ आपके लिए। अभी 3 दिन होगी क्योंकि थोड़ा काम और चल रहा है मेरा, तो चिंता मत कीजिए। ये अर्जुन सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके, यही प्रयास मेरा है। टेस्ट में सवाल नए मिलेंगे ना, टेस्ट में सवाल पुराने नहीं होंगे। आप कहीं सोच रहे हो कि मैं यही सवाल दूंगा टेस्ट में, गलत दोस्तों ना। टेस्ट में आपके लिए सवाल नए होने वाले हैं, तैयार है ना। टेस्ट एकदम नया होगा, यहाँ लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, यहाँ लेवल थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है। ठीक है, ये हॉकी का पिच कितना लंबा है, ये सारे सवाल यहाँ पर पूछने वाला हूँ। ठीक है, बाकी डांस हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके ये सवाल आपको यहाँ पर अधिक मिलेंगे। दोनों का लेवल अलग अलग होने वाला है, इसलिए जो भी आपकी बुक हो वहाँ टेस्ट देना है आपको। और टेस्ट में मैंने कहा यहाँ के टॉप 25 और यहाँ के टॉप 25 जो होंगे उनको मेरी हाफ ईयरली जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और साथ मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगा इस बुक को, और साथ में आपको मेरी तरफ से एक हैंड रिटन जो आपके विशेष भी मेरी तरफ से मिलने वाली है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा। बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए और बेहतर करने के लिए। कमियां हर किसी में होती है, मुझ में भी कमियां होंगी, बाकी कमियों को दूर करने वाले को ही सिकंदर कहते हैं। कमी हम दूर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सिखाते रहेंगे अर्जुन सीरीज के अंदर। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। फिर मिलता हूँ कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास में। बाकी
इस क्लास में शुक्रवार को आपसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। कल सुबह मैदान सीरीज में साइंस आने वाली है। कल से 10 दिन आपके साइंस के एपिसोड चलने वाले हैं, साइंस ही रहने वाली 10 दिन आपके मैदान सीरीज के अंदर ना। फिर 10 दिन आपके हिस्ट्री, 10 दिन ज्योग्राफी, ऐसे होने वाली है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। और कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर, मतलब नेगेटिव कमेंट करने वाले कुछ लोग तो होते ही होते हैं ना, तो मैं उनको नहीं रोक पाऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट के बीच में उनका कमेंट दिखाई ना दे। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर देना नीचे, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके, हम इसमें और प्रयास करें। मैं चाहूँ तो इस सीरीज को, आप सोचिए, मैं चाहूँ तो इस सीरीज को 100 रुपये के अंदर ऐप के अंदर शुरू करता और आप सभी वहाँ पर पढ़ते आराम से, पर मैंने इसको यूट्यूब पर शुरू करा है और सारी सुविधाएं आपको ऐप पर फ्री दिलाई हैं। तो बहुत कॉस्टिंग इसमें आती है, मैं मानता हूँ, मेरा भी टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में सीरीज को, पर प्रयास तो करना जरूरी है ना। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम प्रयास भी ना करें ये गलत बात है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। शानदार बचत, दमदार तैयारी, आपकी तैयारी को अफोर्डेबल और धारदार बनाने के लिए उत्कर्ष लाया है 14 से 20 जून तक बिग समर सेल। इसमें आपको उत्कर्ष ऐप के केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर मिल रहा है 90% तक का ऑफ। साथ ही उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के 13 मिलियन परिवार के मेंबर पूरे होने की खुशी में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसे आप कूपन कोड UC13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। बिना देरी करे अभी इसका लाभ उठाएं।